वेलकम टू ITLS अकेडमी। मैं प्रांजलि पांडे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा UDHR के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कितने ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, प्रियम्बल क्या कहता है, 1 से लेके 11 तक के अनुच्छेद में कैसे ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, और 1 से लेके 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। और UDHR को क्यों अपनाया गया, इन सारी बातों को हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा। तो आज हम अपने आगे के अनुच्छेद को देखेंगे जो UDHR में मेंशन है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से 30 आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। अनुच्छेद 12 देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 का क्या कहना है। किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एकांत रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, घर में रहना चाहता है, उसका पत्र व्यवहार क्या है, वो एक दूसरे से क्या पत्र में क्या लिख के भेज रहा है, यानी कि गोपनीयता, एक तरह से ये कहना चाहता है कि उसकी गोपनीयता का उसे अधिकार है। अगर कुछ गोपनीयता मनुष्य के लिए अति आवश्यक होती है तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और गोपनीयता के अधिकार में व्यक्ति के सम्मान की, उसके ख्याति की भी को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 12 में कही गई हैं। और अगर कोई उनकी गोपनीयता को भंग करता है तो इसके विरुद्ध वो न्यायालय में जा सकता है। इसके लिए उसे कानूनी रक्षा का अधिकार भी प्राप्त किया है। यानी कि आप अनुच्छेद 12 को पढ़ के ये समझ लीजिए कि आपको गोपनीयता का अधिकार दिया गया है। गोपनीयता का अधिकार है, आपको जन्मजात अधिकार है, यानी कि आपका मानवाधिकार है। अब पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 13 का क्या कहना है। अनुच्छेद 13 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है। मतलब आप एक व्यक्ति हैं, आपको ये अधिकार है कि आप चाहें तो किसी देश के बाहर आ जा सकते हैं आराम से, या फिर आप किसी देश में रहते हैं तो उस पर्टिकुलर देश में कहीं भी किसी भी स्थान पे आप जा सकते हैं। देश के बाहर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां भी आप आराम से जा सकते हैं। बकायदा वीजा वगैरह लगता है, वीजा लेके आप जा सकते हैं। और कहीं भी आपको बसने का अधिकार है, जाने का अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक। प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश वापस आने का अधिकार है। अगर आप बाय द वे अपना देश इंडिया में आप रहते हैं, इंडिया को छोड़ के आप अमेरिका चले गए हैं, अगर आपको फिर से वापस अपने देश में आके रहना है तो आप आराम से आ जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उस देश को छोड़ सकते हैं, अपने देश वापस आ सकते हैं, या फिर अपने देश से वहां फिर से जाना चाहते हैं। तो ये सारे अधिकार आपके मानवाधिकार है। यानी कि आपको इनके बारे में जानना चाहिए। अगर आपसे कोई कह देता है कि नहीं, आप एक बार इस देश में आ गए तो आप दोबारा नहीं जा पाओगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका अधिकार है, आप कभी भी आराम से आ जा सकते हो। और अब देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है। यानी कि जो शरणार्थी आप लोग देखते होंगे, शरणार्थियों की समस्या अक्सर न्यूज में रहती है। आप देखते हैं कि फिलिस्तीनी शरणार्थी कैसे मतलब अपने देश से
उनको यहूदी लोग उन्हें भगा देते हैं, तो कैसे अगल बगल की कंट्रीज में जाके वो शरण लेके आराम से रहते हैं, कोई उन्हें भगा नहीं सकता। और अगर कोई देश ऐसा करता है तो सारे देश उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप उन्हें, शरणार्थियों का फंडामेंटल मतलब मानव अधिकार है उनको रहने का, बसने का, तो आप उनके साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं कर सकते हैं, उन्हें रहने के लिए स्थान प्रदान करिए, ऐसा अन्य देश उस पर दबाव बनाते हैं। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को अगर उसके देश में उसे सताया जा रहा है तो वो किसी और देश में भी आराम से जाके शरण लेके रह सकता है, इसका अधिकार है, ये एक मानवाधिकार है। इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों से संबंधित है या जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। अगर बाय द वे ऐसा कोई मामला है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को और उसके सिद्धांतों के अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ है, तब ये अधिकार वहां काम नहीं करेगा। अगर गैर राजनीतिक अपराध है और या फिर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अगेंस्ट है, तब आपको ये जो दूसरे देश में शरण लेने का जो अधिकार है, तब आपको वहां नहीं मिल पाएगा। तो आर्टिकल 14 में हमने देखा कि आपको किसी भी देश में सताए जाने पर, अगर आपको आपके देश में सताया जाता है तो आप आराम से किसी दूसरे देश में जा सकेंगे, रह सकेंगे, लेकिन हाँ तभी जब मुद्दा अगर गैर राजनीतिक अपराध से संबंधित है तब नहीं, और अगर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अगेंस्ट है तो भी नहीं। तो देखते हैं अब कि अनुच्छेद 14 का क्या कहना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सॉरी गलती हो गई। अनुच्छेद 15 का क्या कहना है? अनुच्छेद 15 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष को नागरिकता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित ना किया जाएगा, ना नागरिकता का परिवर्तन करने से मना किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि वो इंडिया का ही नागरिक बन के रहना चाहता है तो आराम से रह सकता है। अगर वो इंडिया की नागरिकता छोड़ना चाहता है, अब वो चाहता है कि अमेरिका में अब हो गया, अमेरिका में उसकी जॉब लग गई है, अब अमेरिका में ही रहना चाहता है, वहीं की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी या फिर यहाँ की नागरिकता से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति कहीं भी आराम से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, वापस से ले सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तो अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है, यानी कि नागरिकता सभी को प्राप्त करने का अधिकार है और उसे छोड़ने का भी और फिर से वापस से पाने का भी अधिकार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और अनुच्छेद 16 देखते हैं, अनुच्छेद 16 का क्या कहना है। अनुच्छेद 16 बालिग स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। यानी कि अगर कोई बालिग स्त्री है, 18 साल से उसकी उम्र अधिक हो गई है, अब वो नाबालिग नहीं है, बालिग हो गई है, जानने और समझने लायक है, तो वो अपने विचारों के आधार पे, अब वो बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है, तो उसे समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसलिए वो किसी से भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये भी आपका एक तरह का अधिकार है और वो कहीं भी अपना विवाह कर सकती है। और अगर उसे तलाक लेना है, विवाह विच्छेद, अगर उसे तलाक लेना है तो भी वो आराम से ले सकती है, यानी कि किसी से भी विवाह करने का। और जब अगर वो उसकी शादी मान लीजिए सफल नहीं है तो विवाह विच्छेद का भी उसे अधिकार है। यानी कि ये जान लीजिए कि आप अगर बालिग हो गए हैं तो आप कहीं भी किसी भी जाति के व्यक्ति से अगर आपको पसंद है तो आप शादी भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है, आपका वैवाहिक जीवन अगर सफल नहीं है तो आप तलाक या फिर विवाह विच्छेद जैसे अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरुषों और पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
परिवार समाज का स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है, उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है। यानी कि अगर आपके पिता आपको जबरदस्ती, आपको लड़का नहीं पसंद है और जबरदस्ती आपसे शादी करवा रहे हैं, तो आप वहां मना कर सकते हैं कि हम यहाँ विवाह नहीं करेंगे। यानी कि आपकी सहमति वहां आवश्यक है। आपको यहाँ पूरा अधिकार है कि आप अपने पिता से कह सकते हैं कि हमें ये लड़का नहीं पसंद है या फिर ये लड़की नहीं पसंद है। तो यानी कि आपको अपनी मर्जी की शादी करने का भी अधिकार है। परिवार समाज का स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है, उसे समाज और राज्य द्वारा, मतलब जो परिवार है, जो परिवार होता है उसे समाज और राज्य द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो परिवार की सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। इन्हें राजनीतिक इच्छा या बहुमत के निर्णयों से बदला नहीं जा सकता। ये राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर है और कोई भी राष्ट्र ऐसे कानून नहीं बना सकता जो इसमें बदलाव कर सके। यानी कि जो ये मानवाधिकार है, इससे अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उनका कुछ राजनीतिक हित है, मान लीजिए एक नेता है और नेता अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए आपके मानवाधिकारों में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। आप इसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं और न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि कोई अगर अपने हित के लिए आपके मानवाधिकार में कुछ बदलाव करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यही आर्टिकल 16 बताता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित ना किया जाएगा। यानी कि इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। आप अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी आप संपत्ति के अधिकार को देखेंगे। फिलहाल अब तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के उसे मतलब एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन फिर भी मतलब वो आपका एक अधिकार है। तो अनुच्छेद 17 कहता है, ये मानवाधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी तरह से अगर वो अपना व्यवसाय कोई खड़ा करना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो चाहे तो वो अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसे इसका अधिकार प्राप्त है। किसी को भी मनमाने ढंग से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपके पास इतनी संपत्ति है और आपको आपकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए या फिर आपकी संपत्ति का वो जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से हनन करता है, तो आप इसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। यानी कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये भी आपका एक मानवाधिकार है। यानी कि आपकी संपत्ति को आपसे कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं छीन सकता। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। अब अनुच्छेद 18 जो है वो हमें धार्मिक अधिकार के बारे में बताता है कि हमें किस तरह के धर्म की आजादी का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। व्यक्ति है तो व्यक्ति के अंदर विचार तो आएंगे, व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा तो होती ही है और अंतरात्मा होती है और प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक प्रवृत्ति होता है। तो यानी कि व्यक्ति को विचार की किसी भी वो विचार करने का अधिकार है, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति है वो अकेले या एक दूसरे के साथ या सार्वजनिक तरीके से किसी धर्म में विश्वास रखना चाह रहा है तो उसे उसका अधिकार है। अगर वो उपासना करना चाहता है और अपने धार्मिक व्यवहार को वो प्रकट करना चाहता है तो इन सब चीजों की उसे स्वतंत्रता है। यानी कि पूरी तरीके से व्यक्ति को धार्मिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 18 आपको बताता है कि आपको धार्मिक अधिकार भी दिए गए हैं। ये भी एक तरह का मानवाधिकार है। अब देखेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में।
अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह ना करके किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट ऑफ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी आपका एक तरह का मानवाधिकार है। अगर आप किसी तरह का विचार आपके मन में आ रहा है, आप उससे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उस विचार को आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर किसी भी चीज के प्रति आपका क्या नजरिया है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि उसे आप अभिव्यक्त कर सके और बिना किसी हस्तक्षेप के आप वहां अपनी राय रख सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19। ये भी आपका एक मानवाधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 का क्या कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 दो तरह की बातें करता है। एक बात बताता है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने का अगर वो कोई समिति, कमेटी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। इसका भी अधिकार दिया गया है। यानी कि आप अगर कहीं कोई सम्मेलन करना चाहते हैं या फिर कोई कमेटी बनाना चाहते हैं तो ये आपका मानवाधिकार है, आप बना सकते हैं। किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मान लिया आपने कोई कमेटी बनाया और आप दूसरे व्यक्ति से चाह रहे हैं कि वो उस कमेटी का मेंबर बन जाए, लेकिन वो व्यक्ति वहां नहीं चाह रहा है कि वो आपकी समिति का या आपकी कमेटी का सदस्य बने, तो आप जबरदस्ती जबरन उसे अपनी कमेटी का सदस्य नहीं बना सकते। यही बात इसमें समझाना चाहता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति फ्री है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ किसका सदस्य बनना है, इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो अपना खुद का उसका निर्णय होगा। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 21 का क्या कहना है। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? इस तरह के मानवाधिकार की बात करता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है। यानी कि देखिए इसमें लोकतंत्र की बात की गई है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं। यानी कि वो चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देश के शासन को संचालित कर सकता है। ये बात बताया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि उसमें जनता स्वयं भाग लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वो प्रतिनिधियों के माध्यम से देश में शासन कराती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। यानी कि अगर आपके देश में नौकरी वैकेंसी आई है तो प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी पाने का अधिकार है। सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय समय पर और असली चुनाव द्वारा होगा। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि शासन करने का जो शासन की पावर जो होगा, असली पावर लोकतंत्र में जो संप्रभुता है वो जनता के हाथों में निहित है। यही बात कहना चाह रहा है। यानी कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो वही बात इसमें बताया गया है कि जो संप्रभुता है वो जनता के हाथों में होगी और वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करवाता है देश पे, और समय समय पर चुनाव होंगे, वो समय समय पर अपने प्रतिनिधि बदल सकेगी जनता। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे, गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 21 आपको बताता है कि आपको राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार में आ गया कि आपको मत देने का अधिकार है, राजनीतिक रूप से इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लोकतंत्र की जो संप्रभुता है वो जनता के हाथ में निहित है। यही बात बताने की कोशिश की गई है अनुच्छेद 21 में।
अब देखते हैं अनुच्छेद 20 का क्या कहना है। 19 में अनुच्छेद 20 का क्या कहना है? प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण, अच्छा हाँ, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित है। यानी कि अनुच्छेद 24 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि शरीर कोई मशीन नहीं है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति है तो उसे दिन रात काम नहीं लिया जाएगा, उसे विश्राम करने का अधिकार होगा और उसे छुट्टी भी मिलेगी। मतलब हफ्ते में अगर आप हफ्ते भर कहीं काम कर रहे हैं तो आपको एक दिन अवकाश मिलेगा। ये बताना चाह रहा है, ये आपका एक फंडामेंटल, मतलब आपका एक मानवाधिकार है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है, तो आप वहां पर ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ये तो हमारा मानवाधिकार है, तो आप इसे कैसे छीन सकते हैं। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के काम करने के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में कि अनुच्छेद 25 का क्या कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्था, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन ना होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन स्तर या फिर एक स्वस्थ जीवन स्तर पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उसके परिवार के स्वास्थ्य या फिर उसके स्वास्थ्य का भी अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य रखने का अधिकार है। अगर उसकी स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा, उसको अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको मकान रहने के लिए नहीं मिलेगा, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी, ये सारी आवश्यक सामाजिक सेवाएं होती हैं और ये सब आपका मानवाधिकार है। यानी कि आप अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल में जाके सेवाएं प्राप्त करना आपका मानवाधिकार है, इसका हनन कोई नहीं कर सकता। जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह विवाहिता माता से जन्मा हो या अविवाहिता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त है। यानी कि अगर आप कोई जच्चा बच्चा देखते हैं, माँ और बच्चा को देखते हैं, अगर मान लीजिए बच्चा शादी से पहले हो गया है या फिर किसी अविवाहिता के द्वारा बच्चा पैदा किया गया है, तो वहां उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहां दोनों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप वहां पे ही मानवाधिकार का मुद्दा उठा सकते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें मानवाधिकार प्राप्त है सामाजिक संरक्षण का। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 26 का क्या कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। और जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हो गया 1 से 8 तक का या फिर 1 से 6 तक का। 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ये आपका मानवाधिकार है। यानी कि आप किसी भी तरीके से इलिटरेट यानी कि अनपढ़ गंवार नहीं रह सकते, आपको शिक्षा प्राप्त करने का मानवाधिकार मिला हुआ है। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी। उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है, उससे तो कोई आपको वही नहीं कर सकता। लेकिन जो टेक्निकल, यांत्रिक और पेशे संबंधी शिक्षा है, इसे भी साधारण रूप से प्रदान किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आप मानवाधिकार में आता है। और उच्चतर शिक्षा अगर किसी को लेना है तो वो जिस उच्चतर शिक्षा के योग्य है व्यक्ति, उस आधार पर उसे शिक्षा उपलब्ध होगी। यही बात कहना चाह रहा है।
शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य ही होता है व्यक्तित्व का विकास करना। तो आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और आपकी स्वतंत्रता और आपके अधिकारों को आप तक पहुंचाया जा सके, आप अपने अधिकारों तथा अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो। ऐसी शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। माता पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वह चुनाव कर सके कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी। यानी कि देखिए, माता पिता को भी मानवाधिकार दे दिया गया है कि उनका भी अधिकार है कि वो ये तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे को किस तरह की शिक्षा चाहिए। वो आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मतलब वो अपनी इच्छा आपके ऊपर थोड़ा थोप सकते हैं। इस टाइप की बातें की गई है इसमें। तो आर्टिकल 26 पूरी तरीके से शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 27 क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में कुछ संस्कृति होती है और तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समाज की संस्कृति का आनंद लेने का अधिकार है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति करता है, मतलब वही पेटेंट का अधिकार इसमें बताया, कॉपीराइट और पेटेंट के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो क्या है, अगर आपने कोई खोज किया, आपने कोई साहित्य लिखा, आपने कोई कविता लिखा या फिर आपने कोई पेंटिंग बनाई, तो क्या होगा, आपके आर्थिक हितों की रक्षा का भी अधिकार आपको प्राप्त है। यानी कि उसे कोई और व्यक्ति छीन के नहीं कह सकता कि इस पेंटिंग को मैंने बनाया और ये खोज मैंने किया है और इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो लाभ है वो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यानी कि आपने अगर कोई कार्य किया है तो उसका आर्थिक हित आपको ही होगा, जिसने उसका निर्माण किया या फिर जो उसका रचयिता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अब हम लोग ये देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है, समाज में कोई कानून, नियम या फिर कुछ व्यवस्था है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था, कुछ नियम, कानून या फिर कोई भी पॉलिसी चल रही है, तो उसे प्राप्त करने का भी व्यक्ति को अधिकार है। अगर कोई पॉलिसीज, कोई नीतियां बनी हैं व्यक्तियों के लिए सामाजिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आप पूरी तरीके से आप उसका आनंद उठा सकते हैं, यही कहना चाहता है। यानी कि कोई आपको उससे वंचित नहीं कर सकता। तो हम अभी तक तो देख लिया, अनुच्छेद 28 तक हमने देखा। अभी आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है और फिर अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 क्या कहता है और अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। यानी कि इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का उस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिस समाज में रह के उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो रहा है। मान लीजिए आप जिस समाज में रहते हैं वहां पे कुछ ऐसा वातावरण है जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल है, तब आपका भी कुछ कर्तव्य बन जाता है उस समाज के लिए कुछ करने का। तो यही बताया गया है कि कुछ कर्तव्य भी हैं, जहां जिस समाज में आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है उस समाज के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बंद होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएगी।
जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा, तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यानी कि किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या फिर अधिकार है, उस पे सीमा तभी लगाया जा सकता है जब कोई कानून उस पे बना हो। यानी कि किसी कानून के द्वारा ही आपकी स्वतंत्रता को थोड़ा बाधित किया जा सकता है, या फिर उसको मतलब कह सकते हैं उसमें एक सीमा लगाया जा सकता है कानून के द्वारा, कोई निश्चित कानून उसके लिए बना हो। और ये कानून ऐसा इसलिए बनाया जाएगा जिससे कि जो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी और के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जिससे कि आप अपने अधिकारों की सीमा तक रहें, दूसरों के अधिकारों को आप नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई सीमा, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर अगर कुछ सीमा बनाए जा रहे हैं तो वो कानून के द्वारा बनाए जाएंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और उद्देश्य के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। और अगर आपको जो ये अधिकार दिए गए हैं और जो स्वतंत्रता मिली है, इनका उपयोग आप संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं कर पाएंगे भैया, ये बात कहना चाह रहा है। यानी कि यूएन का जो सिद्धांत है, उसका जो उद्देश्य सुप्रीम है कहीं ना कहीं। अनुच्छेद 30 का कहना है, इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो। यानी कि अब बताइए, अनुच्छेद 30 में ये भी बात कहा गया है कि आपको जो पिछले अनुच्छेदों में आपको जो मानवाधिकार दिए गए, इसका तात्पर्य आपको ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो। यानी कि जो इसमें अधिकार और स्वतंत्रता दिए गए हैं, आप इसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। यही बात इसमें बताना चाहता है। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक पढ़ा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30 हमारे मानवाधिकार के बारे में क्या कहते हैं, इन सारे बातों को हमने अपने इस लेक्चर में जाना। और सार्वभौमिक घोषणा में जो मानवाधिकार दिए गए, जितने भी मानवाधिकार मेंशन किए गए हैं, इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है, जिससे कि वो अपने मानवाधिकारों की रक्षा स्वयं भी कर सकेगा। वक्त पड़ने पे वो तर्क कर सकता है और जो उनके मानवाधिकार का हनन कर रहा है उसके विरुद्ध वो खड़ा हो सकता है, न्यायालय में जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानवाधिकारों को जानने का हक है और शिक्षा के द्वारा, अध्यापन के द्वारा, हम लोग इस वीडियो के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।